हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या। ठीक है, तो लाइट वेव है वो भी वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे नाम बना है, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है। टाइम वेरिंग मतलब टाइम के साथ वेरी होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, अब ये पूरी स्टोरी जानते हैं कि ये जनरेट कैसे हुए। ठीक है, सबसे पहले मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने आपका सिलेबस जो है 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटिक्स एंड लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इन सभी में जितने बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक रूल्स है, उन सब को यूनिफाई किया, सबको मर्ज किया और एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया और जिससे थियरी बनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने की। ठीक है, तो ये थियरी उस टाइम पे प्रूव हो चुकी थी कि ये राइट है, बट ये उसका कोई प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं था। जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं हुए तब तक प्रैक्टिकली नहीं पता था हमें कि ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, जब ये इक्वेशंस बने उसके 20 ईयर बाद हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने अपनी लैब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट किए। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम मार्कोनी नाम के साइंटिस्ट ने उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सर्टेन डिस्टेंस तक ट्रैवल कराया। ठीक है, और उसके बाद मोबाइल कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। मोबाइल कम्युनिकेशन इतना फास्ट क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड वैक्यूम में एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट जितनी होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हर एक चीज समझेंगे। सबसे पहले मैक्सवेल ने कौन कौन से इक्वेशंस को लेके अपनी थियरी बनाई। तो सबसे पहला इक्वेशन गॉस लॉ। चलो, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टेट्स। सबसे पहला इक्वेशन, फ्लक्स फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक इक्वेशन ये था। ठीक है, दूसरा इक्वेशन देखते हैं, दूसरा भी गॉस लॉ। गॉस लॉ में यहां पे आएगा फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज्ड सरफेस इज जीरो, इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो क्लोज्ड लूप बनाती है, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड सरफेस से बाहर निकलेगी उतनी ही अंदर भी आएगी, इसीलिए नेट फ्लक्स रहेगा जीरो। ओके, ये एक इक्वेशन। थर्ड, फैराडेज लॉ। चलो, फैराडेज लॉ आपने पढ़ा था, क्या था? ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पे जो फाई है वो मैग्नेटिक है, तो ईएमएफ इक्वल टू हमने पढ़ा था माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है वो तो फाइनल रिजल्ट है फैराडेज लॉ का। एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं करता, वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक
फील्ड को, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज है वो मूव होते हैं और हमें लगता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे जनरेट हुआ। तो एक्चुअल में इसी इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल, क्योंकि ईएमएफ की डेफिनेशन क्या है, तो वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पे वर्क डन के फॉर्मूला में Q हम नहीं लिखते, Q इक्वल टू 1, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो वर्क करते हैं वही बनता है ईएमएफ, ठीक है, इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ से एक चीज़ प्रूव होती है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। फोर्थ इक्वेशन है मैक्सवेल एम्पियर लॉ। हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था, आपको याद है तो। एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या था, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और ये करंट था, करंट एंक्लोज्ड बाय एम्पिरियन लूप, ठीक है। ये करंट को मैक्सवेल ने नाम दिया कंडक्शन करंट। अब ये इक्वेशन है वो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई राइट था, बट कोई सिचुएशन ऐसी बन रही थी जिसमें ये इक्वेशन सफिशिएंट नहीं था, इसमें कोई एक टर्म ऐसी थी जो मिसिंग थी, उस टर्म को नाम दिया म्यू नॉट आई डी, और ये जो आई डी है उसको नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है वो अभी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने ही वाले हैं। तो अभी सिर्फ इतना समझ लो कि मैक्सवेल ने ये 4 इक्वेशन का यूज़ किया था, ठीक है। तो गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, फैराडेज लॉ एंड मैक्सवेल एम्पियर लॉ। एक्चुअली ये था एम्पियर मैक्सवेल लॉ, क्योंकि ये जो लॉ है वो एम्पियर ने दिया है, उसमें थोड़ा सा करेक्शन किसने किया है, मैक्सवेल ने, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये 4 इक्वेशन का यूज़ किया गया था, जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है वो अभी हम समझते हैं। ओके, तो अभी पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। उससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं कि हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था फैराडेज लॉ में, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब वो कैसे, वो समझते हैं। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि ये मेरे पास एक सर्कुलर वायर है, ओके। सर्कुलर वायर के अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जो पेज से बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, समझ लो। अब ये मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं इंक्रीज करूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा एसोसिएटेड विद दिस सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, तो हमने लेंज लॉ में पढ़ा था, ईएमएफ है वो ऐसे प्रोड्यूस होगा कि करंट उस डायरेक्शन में फ्लो होगा जिससे कि ये चेंजिंग फ्लक्स है उसको हम ओपोज कर पाए। तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, या तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, वो फ्लक्स को डिक्रीज कराने की ट्राई करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कराने की ट्राई करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा ड्यू टू करंट वो गोइंग इनसाइड द पेज होना चाहिए। पेज के अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं राइट हैंड थंब का यूज करूँ, अंदर की ओर लेके जाऊँ, तो ये उंगलियां देखो ऐसे घूम रही है, कैसे, क्लॉकवाइज। तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ऐसे मिलेगा, ये इलेक्ट्रिक करंट आई मिला। अभी देखो, किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर आप बैटरी नहीं लगाते तो, ठीक है, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है तो वो चार्ज की नेट वेलोसिटी होती है 0, नेट वेलोसिटी होती है 0। यहाँ पे कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन में आए तभी तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बना, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, उनको ये डायरेक्शन में फोर्स लगाने का काम किसने किया,
क्योंकि नेट फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में लगता है तभी तो वो फ्लो करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में जा रहे हैं तभी तो इलेक्ट्रिक करंट आपको ये डायरेक्शन में मिला। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो Q इंटू वी क्रॉस बी के हिसाब से नेट वेलोसिटी 0 है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स हो गया 0। इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं चला रहा है। इलेक्ट्रॉन को चलाने का काम कौन करेगा? तो अगर चार्ज रेस्ट में है तो एक ही फोर्स ऐसा है जो चार्ज को मूव करा सकता है और वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में मोशन में आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे जनरेट हुआ होगा। ये टेंजेंशियल डायरेक्शंस में ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर ये मैं जो सेपरेशन है बिटवीन टू एरोज अगर वो मैं डिक्रीज करता जाऊँ तो आपको एकदम सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड था, उसने जनरेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज मूव हुआ और हमें इलेक्ट्रिक करंट मिला। इसलिए बोलते हैं कि ईएमएफ जनरेट हुआ और तभी ईएमएफ का फॉर्मूला बना था -d∅dt। एक्चुअल में ये ईएमएफ प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। ये फर्स्ट स्टेटमेंट। चलो इससे ऑपोजिट हो सकता है कि अगर मैं ये सोचूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा या नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा कि नहीं उसके लिए भी हम एक डिस्प्लेसमेंट करंट नाम की थियरी देख लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड और तभी चार्ज मूव होता है, तभी इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ये सब ठीक है। हमने जो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन निकाली थी वो नॉर्मल फैराडेज लॉ था, जिसमें लॉजिकली हमने नहीं देखा था, हम सिर्फ मैथमेटिकली जा रहे थे ऐसा ऐसा हो रहा है तो ये जनरेट हो जाएगा। अगर डिटेल में जाओ तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हर एक पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है और जिसकी वजह से चार्ज मूव हुआ है। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, समझो। तो सपोज मैं एक कैपेसिटर ले लूं जिसकी ये दो सर्कुलर प्लेट्स हैं और यहां पे मेरे पास बैटरी है। ठीक है, अब यहां से जो करंट पास हो रहा है उसको मैं नाम दे देता हूं कंडक्शन करंट, जो वायर के अंदर फ्लो होता है। ठीक है, और ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा। जैसे जैसे चार्ज होता जाएगा ये IC डिक्रीज होता जाएगा। तो समझो यहां पे कि अगर मैं ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं ये पोजीशन पे, तो ऐसे में राइट हैंड थंब अपना रखूंगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा और यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा। अगर कोई मैं मैग्नेटिक निडल ऐसे रख दूं तो वो भी ऐसे अलाइन हो जाएगी, यहां पे रखूं तो वो ऐसे अलाइन हो जाएगी। ठीक है, अगर यहां पे रखूं बीच में कहीं पे तो ऐसे रहेगी। क्यों? राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से यहां पे उंगलियां देखो नीचे की ओर पॉइंट कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या यहां पे भी जनरेट होगा? तो अगर थियोरेटिकली देखो तो यहां पे कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जा रहे हैं। अब पूरा मतलब समझना, एक्चुअल में हो क्या रहा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के बैटरी में, बैटरी के इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसलिए सिर्फ बचा पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में कोई एक्चुअल चार्ज मूव नहीं कर रहा है। अगर एक्चुअल चार्ज नहीं है तो यहाँ पे कोई एक्चुअल करंट नहीं है, और करंट नहीं है तो थियोरी के हिसाब से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए। बट
प्रैक्टिकली अगर आप यहाँ पे नीडल रखोगे तो वो ऐसे पॉइंट करती है, यहाँ पे नीडल रखो ऐसे पॉइंट करती है, यहाँ पे नीडल रखो नीचे की ओर पॉइंट करेगी, पीछे की ओर नीडल रखोगे ऊपर की ओर पॉइंट करेगी। मतलब यहाँ पे भी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ये फॉर्मूला से म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ेगी, ओके। और उस टाइम पे एज पर फैराडेज लॉ और ये एम्पियर सर्किटल लॉ हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट भी करते थे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, और उसके काफ़ी सारी एप्लीकेशंस भी थी। तो सब लोग यही मानते थे कि इलेक्ट्रिक करंट नेसेसरी है और एक ही ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। दूसरा रास्ता ये कि अगर कोई हम पोल रखे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो और कोई रास्ता नहीं है। बट मैक्सवेल ने प्रूव किया कि यहाँ पे जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता जाएगा। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता गया वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ। मतलब अगर चार्ज में कोई चेंज आता है, चार्ज ऑन प्लेट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता है। और हमने पढ़ा था चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे मैक्सवेल ने बताया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको मिला। अब ये बात अच्छे से सबके गले उतर नहीं रही थी, तो फिर उन्होंने एक कंसेप्ट ला दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि वहाँ पे तो सब लोग क्या मानते थे कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैक्सवेल ने क्या किया, उन्हीं की लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज़ नहीं किया, उसकी जगह पे यूज़ कर दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ पे कोई वर्चुअल करंट फ्लो हो रहा है और वो इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट की वजह से है। इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट का मतलब रहेगा चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता गया, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनता गया। सेम वे यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड मिलता था। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे और यहाँ पे सेम थी, मतलब यहाँ का रियल करंट, यहाँ का वर्चुअल करंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो करंट को नाम दिया गया ID डिस्प्लेसमेंट करंट, उसकी वैल्यू ये जो वायर के अंदर जो कंडक्शन करंट है उतनी ही होगी। तो पहली बात ये कि कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। यहाँ से पता चला चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। वैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड का ऑसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन आपको मिलता जाएगा और वेव आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। चलो, तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो उसका प्रूफ अभी देखते हैं। ओके, तो अभी फ्लक्स का फॉर्मूला देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला रहेगा E डॉट ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे EA cos 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एरिया बन रहा है उसका एरिया वेक्टर देखो राइट हैंड साइड पे है, एरिया वेक्टर राइट हैंड साइड है, तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर क्या बनेगा, 0। चलो, तो E की जगह पे मैं लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे A तो है ही, और cos 0 इक्वल टू बनेगा 1। ये हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मैं रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेता हूँ, मतलब डी फाई बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा सिग्मा, सिग्मा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ Q डिवाइड बाई A, क्योंकि सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज अपॉन एरिया, एरिया एरिया कैंसल आउट, ठीक है। और यहाँ पे d बाई डी टी भी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। हैंस डी फाई ई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो वो इलेक्ट्रिक करंट को नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आई डी, और
अगर मैं ID को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊं तो एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है। ठीक है, यहां से पता चला कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से एक वर्चुअल करंट बनता है और वो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, एक्चुअल में ये करंट नहीं है, बट वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट जैसी इफेक्ट आती है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। अगर उसका दूसरा कोई फॉर्मूला हमें डिराइव करना है कैपेसिटेंस के हिसाब से, तो यहाँ पे मैं प्रूव करता हूँ आई डी इक्वल टू डी फाई बाई डी टी में डी बाई डी टी फाई की जगह में मैं फिर से लिख देता हूँ ई इंटू ए, तो डी बाई डी टी, चलो ई की जगह पे हम क्या लिखते थे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, और इंटू ए, तो डी बाई डी टी सिग्मा की जगह पे क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ V बाई डी, समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, V इक्वल टू ईडी फॉर्मूला था, आपको याद है तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो यूज कर लेते हैं, कौन सा, V डिवाइड बाई डी वाला। ओके, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। चलो, तो ये बना V बाई डी और A एज इट इज। यहाँ पे क्या लिखते थे हम, यहाँ पे लिखते थे एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी, तो एक एप्सिलॉन नॉट बाकी रह गया ना, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी, जिसमें फाई की जगह पे हमने लिखा है ई इंटू ए। ओके, यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब देखो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो डी वी बाई डी टी, और मुझे आई डी फाइनली मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मतलब कैपेसिटेंस सी इंटू डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी क्या रहेगा, रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, तो आई डी का एक फॉर्मूला रहेगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, दूसरा फॉर्मूला रहेगा एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ई इंटू ए, ई की जगह पे आप कर दो वी बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी अलग निकाल लो, डी वी बाई डी टी यहाँ पे रहने दो, सी इंटू डी वी बाई डी टी दूसरा फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये जो दो कंसेप्ट है कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है, उसी के बेस पे मैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन है वो हो पाया। ठीक है, तो अभी देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं सोर्स ऑफ ईएम वेव्स। ठीक है, तो हम सभी टाइप के सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कोई एक चार्ज है और जो रेस्ट में है, ओके, मतलब चार्ज की वेलोसिटी क्या है, 0। अगर चार्ज रेस्ट में है, सपोज वो पॉजिटिव चार्ज है, तो अवे फ्रॉम इट क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब रेस्ट में चार्ज होगा, स्टेशनरी चार्ज है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जनरेट होगा नहीं। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं, चार्ज इन मोशन। अगर चार्ज मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब इसका मतलब क्या रहेगा कि एक्सेलरेशन है वो 0 है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो देखो अगर एक चार्ज है सपोज ये Q और ये V वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा, और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मतलब 100% यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। चार्ज अगर v वेलोसिटी से मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। क्या यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा? तो अगर ये आइसोलेटेड चार्ज है, नेट चार्ज अगर कोई सिस्टम का Q है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो 100% यहाँ पे
इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है। चार्ज इन मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जनरेट हो सकते हैं। हाँ, बट उसमें दो केस हैं। एक केस वन जो हमने अभी बात की, अगर वो आइसोलेटेड चार्ज है तो, ठीक है। केस टू में देखते हैं। केस टू है चार्ज मूविंग इन कंडक्टर। चार्ज मूविंग इन कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टिंग वायर है और उसके अंदर चार्ज मूव हो रहा है, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट है, नो डाउट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ओके। बट अगर मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करूं तो नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम क्या बनेगा? 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन निकला कहाँ से है? किसी ना किसी एटम में से, और एटम में से निकला है तो एटम खुद पॉजिटिवली चार्ज बना हुआ होगा। इसीलिए तो हम बोलते हैं ना कि नेगेटिव चार्ज उधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि नेट चार्ज यहाँ पे एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस क्या बन गया? 0। तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगा? 0। तो अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो दो केस बनेंगे। अगर चार्ज अकेला है सिस्टम में तो मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा। अगर चार्ज कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है तो ओनली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा नहीं। ओके, चलो यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। अब आगे बात करते हैं। हमें तो दोनों वेव्स चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां से जनरेट हो सकता है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे स्पीड कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। अब यहाँ पे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे हमें ये वेव को ट्रैवल कराना है। अब वेव है, उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाना है, तो हम खुद वेव को लेके नहीं जा सकते, वो अपने आप जाना चाहिए, मतलब सेल्फ प्रोपोगेटिंग होना चाहिए। सेल्फ प्रोपोगेटिंग मतलब खुद ही अपने आप आगे बढ़ रहा है, उसको कोई एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी होता तो वो खुद ब खुद मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता, और मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता, वैसे वो आगे बढ़ सकते थे। बट ये केस में पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी आइसोलेटेड चार्ज को मूव कराना उतना इजी भी नहीं है, हमें किसी ना किसी सर्किट की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, इसीलिए सर्किट में जब हम चार्ज को मूव कराएंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे नहीं चलेगा। इसीलिए थर्ड केस, एक्सेलरेटिंग चार्ज। अगर चार्ज के पास एक्सेलरेशन है, ठीक है, अगर चार्ज के पास एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे समझना एक्सेलरेशन ए से कोई चार्ज क्यू ट्रैवल कर रहा है तो वो जनरेट करेगा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर चार्ज एक्सेलरेटिंग है तो वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा, इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी,
सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी टाइम के साथ चेंज होगी। वो कैसे होगी उसके लिए आपको पूरा रिलेटिविटी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वैसे एक ही चीज़ है, अगर आप रिलेटिविटी अच्छे से पढ़ लो तो समझ में आएगा। एक ही इंसान एक ही जगह पे रह के ये बोल सकता है कि यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा इंसान किसी दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके बोल सकता है कि नहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। बट वो हमारे सिलेबस के बाहर है, काफ़ी बाहर है, तो हम उसकी बात यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे इतना याद रख लो कि एक्सेलरेटिंग चार्ज है वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब एक्सेलरेटिंग चार्ज है वो हम आइसोलेट तो रख नहीं सकते, मैंने कहा था ना आइसोलेटेड चार्ज है उसको मूव कराना उतना ईजी नहीं है, और अगर आप मूव कराओगे तो अपने कंट्रोल में रखना उतना ईजी नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी सर्किट की। तो ऐसी कौन सी सर्किट है जिसमें चार्ज है वो एक्सेलरेट करते हैं? तो एक्सेलरेशन के लिए ज़रूरी नहीं कि आप कंटिन्यूसली स्पीड इंक्रीज कराते जाओ, कंटिन्यूसली स्पीड डिक्रीज कराते जाओ, ठीक है ना। एक्सेलरेशन के लिए ज़रूरी क्या है कि वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्शन में हो, मैग्नीट्यूड में हो, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कुछ भी। तो ये काम हो सकता है ऑसिलेशन में। कोई भी आप पेंडुलम ले लो, पेंडुलम का अगर ऑसिलेशन ऐसे उससे हो रहा है तो स्पीड है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है प्लस डायरेक्शन भी चेंज होती है। सेम वे कोई स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दो और वो ऑसिलेट कर रहा है तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगा। देखो कैसे समझो। तो अगर मैं वो स्प्रिंग वाली सिस्टम के साथ चार्ज रख दूँ, वो ब्लॉक है ना उसी को चार्ज दे दूँ, अब वो ब्लॉक तो ऑसिलेट होगा, तो ऑसिलेट होगा तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन कैसे होगा? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला है -kx, F इक्वल टू -kx, उस हिसाब से यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन रख दो तो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है और वो भी चार्ज का, तो ऑसिलेटिंग चार्ज है वो क्या जनरेट कर सकता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसके लिए सबसे बेस्ट हमारे पास सर्किट है वो है LC ऑसिलेशन। क्यों वो स्प्रिंग के साथ हम चार्ज को रख के ऑसिलेट नहीं कराते? क्योंकि ऑसिलेशन है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो वो पहले इतना इतना ऑसिलेट करेगा, फिर धीरे धीरे ऑसिलेशन कम होता जाएगा। तो कंटिन्यूसली अगर आपको कांस्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करना है तो कंटिन्यूसली आपको एनर्जी सप्लाई भी करनी पड़ेगी, और एनर्जी सप्लाई हम कर सकते हैं LC ऑसिलेटर को। कैसे? तो वो ट्रांजिस्टर की हेल्प से। ट्रांजिस्टर आएगा चैप्टर नंबर 14 में सेमीकंडक्टर में, बट वो भी आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ठीक है। ट्रांजिस्टर की हेल्प से हम LC ऑसिलेटर को कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि जो LC ऑसिलेशन के अंदर जो चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है वो उतने ही एम्पलीट्यूड से हो पाए और एग्जैक्ट आपको कांस्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल पाए, ठीक है। तो ये लेक्चर में आपने सिर्फ इतना पढ़ा कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। कैसे जनरेट करता है, मैक्सवेल ने कौन कौन से इक्वेशंस को यूज किया था, और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हमने बात की तो पता चला चार्ज इन रेस्ट है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा नहीं। चार्ज इन मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड है, आइसोलेटेड चार्ज है तो मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा। अगर कंडक्टर के अंदर है तो ओनली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर पाएगा नहीं। और एक्सेलरेटिंग चार्ज है तो टाइम के साथ वेरी होने वाला इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और टाइम के साथ वेरी हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक को, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक को, वैसे वो आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया है। अभी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से नेक्स्ट लेसन में हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।